हेलो एवरीबॉडी। तो हम पढ़ रहे थे लक्ष्मीकांत की पॉलिटी। तो अब तक हमने 6 लेसन तक हमने पढ़ा। इससे पहले वाला हमारा चैप्टर था सिटीजनशिप। अब हमारा लेसन नंबर 7। ये चैप्टर से बहुत सवाल पूछा जाता है यूपीएससी में। ख़ास तौर से ये एक ऐसा टॉपिक है, किसी न किसी तरीके से ये करंट अफेयर का इशू भी बन जाता है। और ये टॉपिक थोड़ा सा आपके फ्रीडम, इंसान के आज़ादी से, लिबर्टी से कनेक्टेड है और हमेशा ये न्यूज़ में बना रहता है और इसी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा इससे सवाल पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर को बहुत डिटेल से हम पढ़ेंगे और जो भी आपको सवाल होगा वो सवाल आप कमेंट बॉक्स में पूछना, उसके जवाब देने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। तो चैप्टर का नाम ही है मूल अधिकार। अब ये मूल अधिकार वर्ड आया कहाँ से? ठीक है, मूल अधिकार ये सबसे पहले ये इस वर्ड का जन्म हुआ, वर्ड हिस्ट्री अगर आप पढ़े होंगे तो ये वर्ड का जन्म उसी दौर में हुआ, पुनर्जागरण के दौर में, कि जब पूरा किंग का पूरा मनमानी होता था और पॉप की मनमानी होती थी, पादरियों की मनमानी होती थी, कुशासन पूरी तरीके से जड़ें जमा चुकी थी। 90% लोग मज़दूर थे, वो खट करके देते थे, रेवेन्यू जमा करता था शासक वर्ग, लेकिन मज़दूर वर्ग का, किसान वर्ग का कोई भी उनके अनुकूल कोई भी चीज़ें नहीं चलती थी, बड़े तकलीफ़ में जीते थे। तो फिर एक वर्ग और पैदा हुआ, बुर्जुआ वर्ग, मिडिल क्लास फैमिली, जिसमें कुछ पढ़े लिखे लोग थे, कुछ शिक्षक थे, कोई डॉक्टर था, कोई राइटर था। तो इस तरह के वर्ग जब डेवलप हुए थे, इन लोगों ने मज़दूर वर्ग को जागरूक किया। मज़दूर वर्ग जब जागरूक हुआ तो इन लोगों ने कुशासन को उखाड़ करके फेंक दिया और जो लोग पढ़े लिखे थे, इन लोगों ने फिर एक नए गवर्नेंस सिस्टम पैदा की, एक नया विचार, एक नई अवधारणा दुनिया के सामने दिया। वो धारणा देने वाले लोग थे रूसो, वो धारणा देने वाले लोग थे, आप वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़े होंगे आप। तो इन लोगों ने दिया लिबर्टी का फॉर्मूला, आज़ादी की अवधारणा, कि व्यक्ति जन्म से ही स्वतंत्र पैदा होता है, आज़ाद है और हर व्यक्ति को उसकी आज़ादी सुनिश्चित करना ये प्राकृतिक तौर पर खुदा ने, ईश्वर ने सबको ये दिया है। और कोई भी व्यक्ति किसी की आज़ादी को छीन नहीं सकता, उसकी आज़ादी को दबा नहीं सकता। अगर वो दबाता है तो उस व्यक्ति को पूरा अधिकार है अपनी आज़ादी के लिए लड़ने का। तो वही पुनर्जागरण से हमने प्रभावित होकर और फिर अंग्रेज़ों का हमारे ऊपर, चूँकि एक बहुत लगातार हमारे अधिकारों के साथ अंग्रेज़ों ने खिलवाड़ किया, जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ दिए। तो ये सब की वजह से जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो सबसे पहले हमारे संविधान बनाने वाले नेताओं के दिमाग में ये बात थी कि सबसे इम्पोर्टेंट है लोगों की, नागरिकों की लिबर्टी। अब जब तक एक देश आगे नहीं बढ़ सकता, आज़ादी नहीं मानी जाएगी जब तक कि वहाँ के नागरिक आज़ाद रूप से सोचने के लिए, स्वतंत्र रूप से सोचने के लिए उनके पास हक ना हो। अगर उनकी सोच को आप सीमित कर देंगे, बांध देंगे, तो वो व्यक्ति भी सीमित हो जाएगा और वो देश भी सीमित हो जाएगा। तो तरक्की के सारे मार्ग बंद हो जाएंगे जब तक आज़ादी ना हो। तो आज़ादी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो हमारे संविधान का जो फंडामेंटल राइट है, इसको बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट भी माना जाता है। 1973 में केशवानंद भारती केस से ये बेसिक स्ट्रक्चर का व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ने किया और इस व्याख्या में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर संविधान का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, ऐसा पार्ट है कि इसको चेंज नहीं कर सकते और ये नागरिक के सीधा उसके लिबर्टी से जुड़ा हुआ चीज़ है। तो फंडामेंटल राइट का वर्णन संविधान में अगर आप देखेंगे तो आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक आपको मिलेगा और ये आपको मिलेगा भाग 3 में। संविधान के 3 भाग, अनुसूचियाँ भाग 3 में आपको 12 से 35 में इसका वर्णन आपको मिलेगा। तो ये चीज़ हमने लिया कहाँ से? तो देखिए, ये हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। फंडामेंटल राइट्स सबसे पहले लिखित तौर पर अमेरिका के संविधान में ये लिखा था, यहाँ से हमने लिया है। तो भाग 3 को फंडामेंटल राइट्स की वजह से ही इसको मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है, यानी कि इसके एक एक शब्द बहुत ही स्वर्ण और
स्वर्ण तुल्य है एक व्यक्ति के लिए। मूल अधिकार के बिना व्यक्ति, जैसा मैंने कहा कि एक राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता, सुनिश्चित नहीं हो सकती, उसकी तरक्की सुनिश्चित नहीं हो सकती जब तक कि उसके पास मूल अधिकार ना हो। तो मूल अधिकार का वर्णन देखिए इस तरीके से है। पहला, समता का अधिकार, आर्टिकल नंबर आप 14 से 18 तक में पढ़िएगा, विस्तार पूर्वक हम पढ़ेंगे। दूसरी बात है स्वतंत्रता का अधिकार, समता मतलब बराबरी होता है, तो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 में हमको मिलेगा। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक में है, ये व्याख्या हम करेंगे पूरी तरीके से। शोषण के विरुद्ध अधिकार, किसी व्यक्ति का कोई दूसरा व्यक्ति शोषण नहीं करेगा, ना सरकार कर सकती है ना कोई व्यक्ति कर सकता है, आपको 23 से 24 तक मिलेगा। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, अनुच्छेद 25 से 28 तक मिलेगा। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29-38 में है। संपत्ति का अधिकार ये हटा दिया गया है, अनुच्छेद 31। और सार्वजनिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। तो हालांकि संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है, जैसा कि मैंने बताया, तो उसको पढ़ने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। मूल अधिकारों की विशेषताएं क्या है? तो मूल अधिकारों की विशेषता बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि इसे संज्ञा मैग्ना कार्टा की संज्ञा दे दिया गया है। एक एक शब्द इसमें व्यक्ति के लिए, इंसान के लिए, उसकी तरक्की से जुड़ा हुआ है। अगर छीन लिया गया तो समझिए कि उसकी तरक्की आपने छीन ली। तो नागरिकों के लिए, केवल ये नागरिकों के लिए उपलब्ध है, हमारे देश के जो नागरिक है, और कुछ अन्य सभी व्यक्तियों के लिए भी उपलब्ध है, चाहे वे नागरिक हो या विदेशी लोग हो। जैसे कानून की नज़र में सारे लोग समान हैं, जैसे परिषद और कंपनियां हो, कानून की नज़र में सब समान है। दूसरी चीज़ें असीमित नहीं है, वादयोग्य होने हैं, वाद योग्य होते हैं, राज्य उन पर युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। मतलब ये तो स्पिरिट है ही, फंडामेंटल राइट्स। लेकिन कुछ ऐसे सिचुएशन देश में अगर पैदा हो जाए तो पार्लियामेंट कुछ अधिकारों को कुछ वक्त के लिए निलंबित कर सकती है। तो ऐसे कुछ है देश की अखंडता के लिए। तीसरी बात है कि कुछ मामलों को छोड़ दें, जैसे कि मनमाने रवैये के खिलाफ, जैसे राज्य के खिलाफ कोई कार्रवाई या व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई, जब अधिकार राज्य कार्रवाई के खिलाफ हो और किसी व्यक्ति द्वारा उसका उल्लंघन हो रहा हो, तो संवैधानिक उपाय नहीं बल्कि व्यक्तिगत प्रतिकार है। किसी व्यक्ति के साथ उसके अधिकारों का शोषण अगर की जाती है तो उस व्यक्ति को, जाहिर सी बात है, संवैधानिक उपचार के माध्यम से उसको प्रोटेक्शन दी जाएगी। लेकिन पार्लियामेंट कुछ चीज़ों में अगर देश की अखंडता और एकता को नुकसान पहुंचा रही तो उसके लिए कानून बना सकती है। इसमें चौथी बात है कि कुछ नकारात्मक विशेषताएं वाले होते हैं, जैसे राज्य के प्राधिकार को सीमित करने से संबंधित, जबकि कुछ सकारात्मक होते हैं, जिससे व्यक्तियों के लिए विशेष सुविधाओं का प्रावधान। तो देखिए इसमें बात यही है जो मैंने आपको पहले बताया कि स्वतंत्रता कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि उसका उपयोग अच्छा होता है, और कुछ लोग उसी स्वतंत्रता का उपयोग गलत, सकारात्मक नहीं करते, नकारात्मक करते हैं। तो ये भी चीज़ें है। न्यायोचित है, व्यक्ति की अदालत जाने की अनुमति देता है जबकि इनका उल्लंघन होता है कि नहीं। तो एक व्यक्ति को अगर उसके फंडामेंटल राइट्स का हनन है तो वह अदालत जाने की पूरी उसके पास पावर है। उच्चतम न्यायालय और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पूरी तरीके से पीड़ित को गारंटी देता है कि अगर उसके मौलिक अधिकार का हनन है तो वो सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में अपील कर सकता है कि जल्द से जल्द उसकी सुनवाई की जाएगी। संसद इसकी कटौती कर सकता है, मूल अधिकारों की कटौती कर सकता है। कब कर सकता है, ये मैंने ऊपर भी आपको पढ़ाया था। आपातकाल की स्थिति जब लग जाएगी तो आर्टिकल नंबर 19, ठीक है, मूल अधिकार ये आपके स्थगित किया जा सकता है जब आपातकाल लग जाए। आपातकाल 3 तरह का होता है, पिछले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था। एक होता है वित्तीय आपातकाल, दूसरा होता है राज्य आपातकाल, राज्य की तंत्र जब फेल हो जाती है तो वहाँ स्टेट में आपातकाल लगा दिया जाता है। और तीसरा होता है युद्ध की स्थिति में आपातकाल, जब किसी दूसरे देश के साथ हमारे देश का युद्ध जब शुरू हो जाता है तो उसे भी आपातकाल की स्थिति में आ जाती है। तो उस टाइम में आर्टिकल नंबर 19 बोलने का अधिकार समाप्त हो जाएगा और एक व्यक्ति के अनुच्छेद यानी कि 20 और 21, ठीक है, तो ये बाकी रहेंगे। और कि 20 और 21 में अगर आप देखिएगा तो यही चीज़ है, राइट टू लाइफ है, कि एक व्यक्ति को जीने का पूर्ण रूप से ये अधिकार है। अगर उसके साथ कोई व्यक्ति उसके जान के पीछे पड़ जाता है या उसके जीने के अधिकार का उसको ये चीज़ अधिकार ये प्राप्त है। तो अनुच्छेद 31 को संपत्ति का अधिकार ये हटा दिया गया है, ठीक है। और 31 को कुछ निदेशक तत्वों को प्रभावित करने वाली विधियों की
तो इसके बारे में आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, गुप्तचर संस्थाओं और ऐसे कुछ सेवाओं के जो फंडामेंटल राइट्स है ये थोड़े प्रतिबंधित है, ठीक है। मतलब अब वो अगर आकर के खोल करके अगर बोलना लगे तो फिर हमारे खुफिया बातें आम हो जाएगी। तो अगर वो ऐसे अर्धसैनिक बल है, पुलिस बल है और गुप्तचर, तो ये फंडामेंटल राइट्स इनके थोड़े से प्रतिबंधित है अनुच्छेद 33 के अंदर में। ऐसे इलाकों में भी इनका कार्यान्वयन रोका जा सकता है जहाँ पर कानूनी प्रभाव हो, फौजी कानून का मतलब सैन्य शासन लागू हो, जहाँ की कानून व्यवस्था तंत्र पूरी तरीके से फेल हो गया हो, तो वहाँ पर भी फंडामेंटल राइट्स लोगों के फेल हो जाएंगे, जिसको राष्ट्रीय आपातकाल कहा गया है, आर्टिकल नंबर 34। जब राज्य का तंत्र पूरा फेल हो जाए तो वहाँ पर अराजकता का माहौल फैल जाए तो वहाँ पर आपातकाल लग सकता है और ऐसी स्थिति में भी वहाँ पर फंडामेंटल राइट्स ब्लॉक हो जाएंगे। और ऐसे भी हालात में जबकि कुछ को कानून की मदद से प्रभावी बनाया जाता है, ऐसा कानून देश की एकता के लिए संसद द्वारा बनाया जाता है, ना कि विधानमंडल द्वारा। अब जो इस तरह के फंडामेंटल राइट्स को जो ब्लॉक कर रहा है, फंडामेंटल राइट्स को जो रोक पा रहा है, तो ये इस तरह के कानून कौन बनाएगा? पार्लियामेंट बनाएगी। स्टेट असेंबली नहीं बना सकती है इसको, जब भी बनाएगी तो पार्लियामेंट बनाएगी। अब यहाँ पर एक शब्द है राज्य की परिभाषा। तो मूल अधिकारों से संबंधित जितने भी उपबंध है, राज्य शब्द का प्रयोग किया गया है। राज्य की परिभाषा एक देश के लिए किया जाता है। एक देश की जितनी बड़ी टेरिटरी होती है और उस टेरिटरी में एक व्यक्ति सेंट्रल पावर है उसके पास, तो राज्य की परिभाषा केवल एक राज्य के विषय में नहीं समझे, राज्य की परिभाषा पॉलिटिकल टर्म में एक देश के लिए किया जाता है। तो अनुच्छेद 12 में और भाग 3 के आप परिभाषित किया गया है कि राज्य का मतलब क्या है, कि विधायी अंग और संघीय सरकार, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, भारत की संसद जो है ये भारत का राज्य को संबोधित करता है। राज्य सरकार के विधायी अंगों को प्रभावित करने वाले सरकारी और राज्य विधानमंडल को निर्देश करता है, ठीक है। सभी स्थानीय निकाय अर्थात नगर पालिकाएँ, पंचायत, जिला, बोर्ड, सुधार, न्यास आदि, तो यहाँ पर इन सारी जगहों पर राज्य की परिभाषा ये तय करती है कि ये पूरा कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। अन्य सभी निकाय जैसे कि गैर संवैधानिक प्राधिकरण और LIC, ONGC, सेल इत्यादि, तो राज्य की परिभाषा में ये इसके अंदर में आती है। तो इस तरह राज्य को विस्तृत रूप में परिभाषित किया गया है और इसमें शामिल इकाइयों के कार्यों को अदालत में तब चुनौती दी जा सकती है जब मूल अधिकारों का हनन हो रहा हो। तो राज्य की परिभाषा यानी कि जो सरकार के अंदर में है, सेंट्रल के अंदर में है, और अगर ये अधिकार फंडामेंटल राइट्स राज्य अगर हनन कर रहा है तो ये चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दिया जा सकता है और राज्य के खिलाफ जो भी संस्था है जिसको राज्य कंट्रोल कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, तो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। अब है कि मूल अधिकारों से असंगत विधियाँ। तो अनुच्छेद 13 ये घोषित करता है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ शून्य होंगी, यानी कि दूसरे शब्दों में न्यायिक समीक्षा योग्य है, ठीक है। यानी कि मूल अधिकारों के उनको न्यायिक समीक्षा योग्य है, उनके विषय में पुनः विचार कर किसी पहले वाले चीज़ों को बाद में परिवर्तन किया जाने का योग्य है, जो आर्टिकल नंबर 32 में यानी कि न्यायिक परीक्षण आप कह लीजिए। तो उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 को प्राप्त है कि जो किसी विधि के मूल अधिकारों का उल्लंघन होने के आधार पर गैर संवैधानिक या अवैध घोषित कर सकती है। यानी कि कोई ऐसी चीज़ें हैं कि जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल नंबर 226 के तहत उसको अवैध घोषित कर सकती है, गैर संवैधानिक कर सकती है, जो मूल अधिकारों को उल्लंघन होने के आधार पर हो तो उसको हटा सकती है। अनुच्छेद यह है 13, और ये जो कर सकती है सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकारों के असंगत विधियाँ, ठीक है, तो इसको आर्टिकल नंबर 226 के तहत कर सकती है। तो 13 के अनुसार विधि शब्द को निम्नलिखित शामिल कर इसको व्यापक किया गया। अस्थायी विधियाँ संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित, अस्थायी विधियाँ जैसे राज्यपाल या राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश, प्रत्यायोजित विधियाँ कार्यपालिका विधान की प्रकृति में संविधान साधन जैसे अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना,
और विधि के गैर विधायी स्रोत जैसे विधि का बल रखने वाला रूढ़िया प्रथा। तो अब मूल अधिकारों के से असंगत विधियां से तात्पर्य यही है कि जो भी मूल अधिकारों को शोषण करेगा और ये शोषण करने वाले जिनके पास शक्ति है, पावर है, मूल अधिकारों को शोषण करने के मूल अधिकारों के अगेंस्ट में अगर वो विधियों का निर्माण करते हैं और वो संविधान के स्पिरिट के अगेंस्ट है, संविधान के स्पिरिट के खिलाफ है, तो उस पर न्यायिक पूर्वावलोकन करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को होगा। न्यायिक परीक्षण करने का अधिकार मूल अधिकारों के विषय में जो भी डिसीजन लिया गया हो ये चारों के द्वारा। ये चारों कौन है? जैसे कि संसद हो या विधानमंडल हो, ठीक है, संसद या सेंटर और विधानमंडल विधानसभा, ठीक है, ये स्टेट हो गया। अस्थायी जैसे कि छः महीना के लिए अध्यादेश पारित किया जाता है, अगर उसमें भी मूल अधिकारों को शोषण कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर एक्शन ले सकती है। पार्लियामेंट अगर शोषण कर रही है मूल अधिकारों का बिना मतलब के तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर सकती है। कार्यपालिका अपने कार्यों के और आदेश को लागू कराने में उसमें मौलिक अधिकार को हनन कर रही है तो मौलिक अधिकार के हनन करने के एवज में सुप्रीम कोर्ट में जाया जा सकता है। और गैर विधायी स्रोत जैसे विधि का बल रखने वाला कोई भी, कानूनी बल रखने वाला कोई भी कार्य अगर मौलिक अधिकार को छेड़छाड़ करती है, किसी व्यक्ति की गरिमा और उसके मौलिक अधिकारों को नुकसान पहुंचाती है, तो वो सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल नंबर 32 के तहत न्यायिक परीक्षण कर सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल नंबर 226 के तहत ये पावर है कि उसका परीक्षण कर उसको अध्यादेश को, उस कानून को, उस विधि को निलंबित कर सकती है, उसको कट कर सकती है। अब समता का अधिकार 14 से 18 तक है। इसके विषय में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पर आर्टिकल देखने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको आर्टिकल पढ़ने का मन कर रहा है तो यहाँ पर आर्टिकल पढ़ सकते हो। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक है, डिटेल्स में हम पढ़ेंगे। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक है। एक एक वर्ड को बहुत डिटेल्स में पढ़ेंगे, इसीलिए यहाँ पर मैं इसको छोड़ रहा हूँ। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अल्पसंख्यक की भाषा को सुरक्षित करना, लिपि और उसकी संस्कृति को सुरक्षित करना आर्टिकल नंबर 29 के तहत है। शिक्षा संस्थान को बनाना, अल्पसंख्यक वर्ग को अपना शिक्षा संस्थान बनाना, स्कूल खोलना, इंस्टीट्यूट खोलना, ट्रस्ट बनाना, इसके अधिकार आर्टिकल नंबर 30 में अल्पसंख्यकों के लिए, माइनॉरिटी के लिए। संवैधानिक उपचार जिसके बारे में भी हम बात कर रहे थे, जिसके अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट को इतना बड़ा पावर मिल गया कि विधि के अनुकूल अगर मूल अधिकारों को नहीं लेके आया जा रहा है तो मूल अधिकारों को इम्प्लीमेंट करने के लिए सरकार के पास बहुत सारे पावर आ जाते हैं। आर्टिकल नंबर 32 के तहत इसमें सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है और इसके तहत कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए आवेदन कर सकता है और ये करने के बाद बहुत तेज़ी से कानूनी प्रक्रिया कार्रवाई करके उसको जल्द से जल्द इसके ऐसे केस का से निपटारा किया जाता है। जैसे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी कि बंदी जो भी व्यक्ति किया गया उसको समन किया जाना, कोर्ट के सामने प्रेजेंट किया जाना। परमादेश जो सरकार को आदेश देगी सुप्रीम कोर्ट, वो परमादेश हुआ। प्रतिषेध उसको एक एक वर्ड के बारे में आगे हम पढ़ेंगे, तो यहाँ पर मैं व्याख्या नहीं कर रहा हूँ। तो अनुच्छेद 32 के तहत ये 4 चीज़ें हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण। 4 चीज़ें नहीं है, 5 चीज़ें। अधिकार परीक्षा आर्टिकल नंबर 32 के अंदर आता है और इससे सुप्रीम कोर्ट के पावर में काफ़ी इजाफा हो जाता है और नागरिकों के अधिकार थोड़े से बढ़ जाते हैं। तो नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार, यहाँ पर इसके विषय में थोड़ा सा एक नज़र देख लीजिए, आगे हम इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे समता का अधिकार और इसका बैकग्राउंड क्या रहा। तो विधि के समक्ष कोई भी व्यक्ति, ना कोई राजा है, ना कोई विक्रमादित्य है, ना कोई रिच है। विधि के समक्ष हर व्यक्ति, ना कोई धार्मिक श्रेष्ठता है, ना काले को गोरे पर, ना गोरे को काले पर, ना छूत अछूत, ऐसा कुछ नहीं है। विधि के समक्ष हर एक व्यक्ति समान है। तो ये सुनिश्चित किया गया है आर्टिकल नंबर 14 में। तो 14 में यही बात किया गया है कि कोई भी व्यक्ति वो नागरिक हो या ना हो, इसके सामने समता का अधिकार हर एक व्यक्ति को है। और
व्यक्ति सद में विधिक व्यक्ति, संवैधानिक निगम, कंपनियां, पंजीकृत समितियां या किसी भी तरह का विधिक व्यक्ति सम्मिलित है, किसी के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं हो सकता है। विधि के समक्ष समता यानी कि कानून की नज़र में बराबरी का विचार ब्रिटिश मूल का है, जबकि विधियों के समान संरक्षण यानी कि विधियों के समान व्यक्ति को प्रोटेक्शन दिया जाएगा। जैसे इंसाफ जो कहेगा, जो हक होगा, सही होगा, उसके अकॉर्डिंग फैसला दिया जाएगा। तो ये अमेरिका के संविधान से हमने लिया है, ठीक है। यानी कि बराबरी का अधिकार तो हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है, और वो बराबरी विधि के समक्ष यानी कि कानून के समान सब बराबर। दूसरा जो है विधियों के समान संरक्षण यानी कि विधियों को सामने रख करके जो इंसाफ होगा वो इंसाफ करेंगे, तो वही अमेरिका के संविधान से हमने लिया है। तो पहले संदर्भ में शामिल है कि जैसे कि किसी व्यक्ति के पक्ष में विशेष अधिकारों की अनुपस्थिति, लेकिन किसी व्यक्ति के पास कोई ऐसा विशेष अधिकार नहीं है, ठीक है। विधि के समक्ष सारे लोग समान हैं। दूसरी बात है कि साधारण विधि या साधारण विधि न्यायालय के तहत सभी विधियों के लिए समान व्यवहार, ठीक है। तो उसी से मिलता जुलता है कि साधारण विधि हर एक व्यक्ति उसके सामने समान है। कोई व्यक्ति अमीर, गरीब, ऊंचा नीचा, अधिकारी हो या गैर अधिकारी हो, विधि के ऊपर नहीं है। तो ये बात हो गई जो हमने लिया है कहाँ से, ब्रिटेन के संविधान से, यानी कि विधि के समक्ष समता, कानून के नज़र में बराबरी। अब जो दूसरा हमने लिया है कि विधियों के अकॉर्डिंग, विधियों के हिसाब से विधियों के समान संरक्षण, ठीक है। तो ये अमेरिका से लिया है। तो इसका है विधियों द्वारा प्रदत्त विशेष अधिकारों और अध्यारोपित दायित्वों दोनों में समान परिस्थितियों के अंतर्गत व्यवहार समता, यानी कि जो सिचुएशन है, जो सही परिस्थितियों को सामने रिप्रेजेंट करती है, उसी के अकॉर्डिंग वो समता का डिफाइन करना और उसको जजमेंट देना। दूसरा इसमें है कि समान विधि के अंतर्गत सभी व्यक्तियों के लिए समान नियम, ठीक है। एकदम सिंपल सी बात है कि समान विधि के लिए सारे व्यक्ति समान उसके नियम होंगे, बिना भेदभाव के समान के साथ व्यवहार होना चाहिए। और इस तरह पहला नकारात्मक संदर्भ है, जबकि दूसरा सकारात्मक है कि विधियों के समान विधि के समक्ष समान नियम है। और नेक्स्ट तीसरा है कि कोई भी व्यक्ति के साथ कोई तरह का ख़ास स्पेशल व्यवहार नहीं और किसी के साथ कमतर व्यवहार ऐसा नहीं करना है, सबके साथ उच्चतम व्यवहार करना है, सबके साथ बेहतरीन व्यवहार करना है। तो ये दो बातें हैं यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर विधियों के समक्ष समता है, ये हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया, विधि के समक्ष समता ये हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया, और हमने लिया विधियों के समान संरक्षण अमेरिका के संविधान से लिया। इसके 3 घटक है और विधियों के समान संरक्षण इसके भी 3 कंपोनेंट है। तो ये हमने देखा। तो उच्चतम न्यायालय ने ये व्यवस्था दी कि जहाँ समान और असमान के बीच अलग अलग व्यवहार होता हो, यानी कोई व्यक्ति समान है और कोई व्यक्ति असमान, यानी कि VIP समझ लो, अगर अलग अलग व्यवहार होता है तो अनुच्छेद 14 लागू नहीं होता। यानी कि सपोज डैट कोई व्यक्ति समान है और एक व्यक्ति असमान है, ठीक है, तो वहाँ पर अनुच्छेद 14 लागू नहीं होता। तो हमारे यहाँ क्या है ना कि विधि के समक्ष समता है, ठीक है। तो ये बात है। अब किसी के पास 100 रुपया है तो 100 रुपये वाला खाना खाएगा, किसी के पास 50 रुपया है तो 50 रुपये वाला खाएगा, 10 रुपया है तो 10 वाला खाएगा। तो विधियों के समक्ष समता है। अब वो समान है असमान है, वो उसके रहन सहन और उसके ऊपर निर्भर करता है। तो ये अनुच्छेद 14 के अंदर नहीं आता, बराबरी के अंदर ये चीज़ें नहीं आती। तो अनुच्छेद 14 की श्रेणी में विधान को अस्वीकृत करता है, और ये विधियों द्वारा व्यक्ति, वस्तु और लेन देन के तर्क संगत वर्गीकरण को स्वीकृत करता है। लेकिन वर्गीकरण विवेक शून्य, बनावटी नहीं होना चाहिए, बल्कि विवेकपूर्ण, सशक्त और पृथक होना चाहिए। यानी कि ये व्यक्ति के विधियों के समक्ष समता की बात करता है, और इसमें वो चीज़ें नहीं आती है असमान या असमान, ये आर्टिकल नंबर 14 में नहीं आती है। और इसका ये मतलब नहीं है कि ये चीज़ें विवेकपूर्ण होना चाहिए। अब इसमें ऐसा ना हो कि वो व्यक्ति जो खुद को असमान समझता है सामान्य व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर दे, अपमानित करना शुरू कर दे, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि उसको एक कानून के समक्ष वो चीज़ें बराबर होनी चाहिए। तो विधि के समक्ष समता का नियम पूर्ण नहीं है तथा इसके लिए कई संवैधानिक निषेध और अन्य अपवाद है। विधि के समक्ष समता के बाद यानी कि विधि के सामने सब बराबर है, ठीक है। तो इसके कुछ निषेध भी, यानी कि कुछ ऐसे संवैधानिक रोक है, कुछ पाबंदियां हैं इसके भी, कि इस कानून के समक्ष सबको बराबरी नहीं मिल सकता, ठीक है। तो इसके भी कुछ अपवाद है, कुछ, यानी कि कानून के समक्ष तो बराबर है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो बराबर नहीं है कानून के समक्ष। अब वो कौन है? विधि के समक्ष सब लोग बराबर है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो विधि के समक्ष बराबर नहीं है। तो
तो उनमें शामिल है भारत के राष्ट्रपति। चूँकि भारत के राष्ट्रपति को अनुच्छेद 31 के अंतर्गत कई सारी शक्तियाँ प्राप्त है, ठीक है। राज्यपाल को भी कई सारी शक्तियाँ प्राप्त है। तो ऐसे में जो शक्तियाँ उनको प्राप्त है, तो विधि के समक्ष जो समता वाली बात है, अब इनके लिए अपवाद हो जाता है, क्योंकि इनको कुछ विशेष शक्तियाँ प्राप्त हो गई और ये शक्तियाँ इन्हीं के लिए ख़ास है। जैसे राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने कार्यालय में किए गए किसी भी कार्य के लिए, किसी भी निर्णय के प्रति जो उन्होंने निर्णय लिया, देश के किसी भी न्यायालय में जवाब देने हैं। मतलब राष्ट्रपति और राज्यपाल अपना ऑफिस में वो जो भी कार्य किया है, जो भी उन्होंने कार्य किया है, उनके खिलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में आप केस नहीं कर सकते और न कोई कार्रवाई हो सकती है। दूसरी बात है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में किसी भी प्रकार का दंडिक कार्रवाई नहीं चालू कर सकते। दूसरी बात ये भी, मतलब उसके ऑफिस के कार्य के खिलाफ़ किसी भी तरह का केस नहीं फाइल होगा राष्ट्रपति या राज्यपाल के खिलाफ़। इनके पास विशेष अधिकार प्राप्त हो गए हैं, ठीक है। तो विधि के समक्ष समता के अपवाद है ये। कानून के समक्ष तो सब बराबर है, लेकिन ये नहीं है। राष्ट्रपति और राज्यपाल, जब तक वो राष्ट्रपति और राज्यपाल है, तब तक उनके खिलाफ़ कोई भी दंडिक, उनको जेल नहीं भेज सकते, उनके ऊपर कोई भी तरह का कानूनी कार्रवाई उनको नहीं हो सकती है। तीसरी बात है, राष्ट्रपति या राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी न्यायालय से कोई प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की जा सकती है। तो ये राष्ट्रपति के लिए और राज्यपाल के लिए ख़ास बात है। राष्ट्रपति या राज्यपाल पर उनके कार्यालय के दौरान, यानी कि जब तक वो राष्ट्रपति या राज्यपाल हैं, व्यक्तिगत सामर्थ्य में किए गए किसी भी कार्य के लिए कोई भी अदालत में दीवानी मुकदमा नहीं चला जा सकता और कोई भी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता उनके खिलाफ़। और उनकी सूचना देने के 2 माह के बाद ऐसा किया जाए। अगर चलाना है तो पहले आपको उनकी सूचना 2 माह पहले देना होगा, किनको, राष्ट्रपति को या राज्यपाल को। कोई भी व्यक्ति चाहे कि चूँकि वो अपना जो है सफाई पेश करने के लिए एविडेंस जो भी है वो कर सके, अब वो भी बहुत मुश्किल से। कोई भी व्यक्ति यदि संसद के या राज्य के विधानसभा के दोनों सदनों या दोनों सदनों में से किसी एक का ही सत्य कार्यवाही से संबंधित विषय वस्तु का प्रकाशन समाचार पत्र में या रेडियो या टेलीविज़न में करता है, तो उस पर किसी भी प्रकार का दीवानी या फौजदारी मुकदमा देश के किसी भी न्यायालय में नहीं चला जा सकता। अब देखिए, सांसद को यहाँ पर कुछ अधिकार है, चाहे वो संसद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, चाहे वो लेजिस्लेटिव असेंबली का एमएलए हो। अगर वो बाहर निकला, मीडिया वालों ने कुछ उससे सवाल पूछा और उसने कुछ जवाब दिया, या उनके बारे में कुछ समाचार पत्र प्रकाश हुआ, या टेलीविज़न पर दिखाया गया, या फिर टीवी पर दिखाया गया, रेडियो पर सुनाया गया, तो वो चीज़ें भी उन बातों के ख़िलाफ़, उन बातों को आधार पकड़ करके आप उन पर मुकदमा नहीं दायर कर सकते हैं आर्टिकल 361 के अकॉर्डिंग। संसद में या उसके किसी समिति में संसद के किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात या कहे गए किसी मत के संबंध में उसके विरुद्ध न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। अब संसद में कोई व्यक्ति जो भी कार्य के दौरान जो भी किया, जो भी बोला, उसके उस मत के खिलाफ भी कोई तरह का कार्रवाई नहीं कर सकते। अनुच्छेद 105 में ये बात लिखा गया है। राज्य के विधानमंडल में देखो, ये अपवाद है। विधि के समक्ष तो सब समान है, लेकिन ऐसे कुछ अपवाद हैं। कुछ राष्ट्रपति और राज्यपाल के बारे में पढ़ा, अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बारे में पढ़ा, वो काम के दौरान जो भी बोल रहे हैं, कह रहे हैं, टेलीविज़न में छप गया, तो उनके उस बात को मुकदमा नहीं कर सकते और उनको पकड़ नहीं सकते उस बात के विरुद्ध। इसी साइड से चौथा बात इसमें है कि राज्य के विधानमंडल में या उसके किसी समिति में विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में उसके विरुद्ध न्यायालय में कार्रवाई नहीं कर सकते। जो बात कहा, जो बात मत दिया, जो विचार उन्होंने लोगों के सामने रखा, तो उनके खिलाफ़ आप नहीं ला सकते, कार्रवाई नहीं ला सकते अनुच्छेद 194 में। इसी के साथ अनुच्छेद 31 गो अनुच्छेद 14 का अपवाद है कि इसके अनुसार किसी राज्य विधानमंडल द्वारा नीति निर्देशक तत्व को क्रियान्वयन के संबंध में यदि कोई नियम बनाया जाता है, मतलब नीति निर्देशक तत्व जो कि एक अपवाद है, इसको भी चैलेंज नहीं कर सकते हैं पार्लियामेंट में। ये नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 31 गो के अकॉर्डिंग 14 का ये अपवाद है, यानी कि नीति निर्देशक तत्व के लागू कराने के लिए भी पार्लियामेंट में सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। तो अनुच्छेद 39 की उपधारा खो या उपधारा गो का समावेश तो है और उसे आधार पर चुनौती नहीं दी सकती कि विधि के समक्ष क्षमता के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, तो नीति निर्देशक तत्व को इम्प्लीमेंट नहीं करा जा सकता। नेक्स्ट बात है, विदेशी संप्रभु, राजदूत और कूटनीतिक व्यक्ति दीवानी और फौजदारी मुकदमा से मुक्त होंगे। विदेशी संप्रभु शासक जो है, राजदूत है, कूटनीतिक व्यक्ति है, दीवानी और फौजदारी मुकदमा इनके ऊपर भी नहीं चलाया जा सकता। इनको भी कुछ विशेष जो है शक्तियाँ प्राप्त हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ और इसकी एजेंसियों को भी कूटनीतिक मुक्ति प्राप्त है, ठीक है।
संयुक्त राष्ट्र मतलब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी जो काम कर रहे हैं उनके कूटनीतिक मुक्ति उनको भी प्राप्त है। कुछ आधारों पर विभेद प्रतिषेध है, जैसे कि अनुच्छेद 15 में ये व्यवस्था दी गई है कि राज्य किसी नागरिक के प्रति केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान को लेकर कोई तरह का भेदभाव नहीं कर सकता और ना ही करना सही है। ठीक है। तो अनुच्छेद 15 की दूसरी व्यवस्था में कहा गया है कि कोई भी नागरिक केवल धर्म, मूल, जाति, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान ये सब के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार नहीं करेंगे। न दुकानों में, न भोजनालयों में, न होटलों में, न सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में। तो पूर्णतः ये जो है राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुआं, तालाब, स्नान घाट, बहुत छोटी छोटी बातें यहाँ लिखी हुई है बहुत डिटेल्स में, किसी भी जगह पर व्यक्ति के साथ जो है दुर्व्यवहार नहीं करेंगे। और विभेद से प्रतिषेध इस समान नियम के 3 अपवाद है। अब इसके अपवाद भी 3 है। राज्य को इस बात की अनुमति होती है कि जैसे बच्चों या महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था कर सकती है। ठीक है, क्योंकि बच्चे कमज़ोर होते हैं, महिलाएं भी कुछ ऐसे होती है, उनके लिए कुछ विशेष अगर उपबंध कर दिया गया तो इसका मतलब ये भेदभाव नहीं होगा। जैसे निःशुल्क शिक्षा अगर बच्चों को दे रही है, महिलाओं को आरक्षण दे रही है, तो ये इसके अपवाद है। इसका ये मतलब नहीं होगा कि हम जो है भेदभाव कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि वो गिरे हुए पिछड़े और मजलूम लोग हैं तो उनकी मदद करनी चाहिए। दूसरी बात है कि राज्य को उसकी अनुमति होती है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जातियों को कुछ विशेष सीटों को रिजर्व कर देना विधानमंडल में, तो ये अधिकार भी जो है प्राप्त है। अपवाद है, इसको भी जो है विधि के समक्ष सबको, यानी कि आर्टिकल नंबर 15 भेदभाव नहीं माना जाएगा। ठीक है। इसी के साथ राज्य को ये भी अधिकार है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों को, अनुसूचित जाति या जनजाति के लोगों के लिए शैक्षणिक संस्थानों को बनाना या फिर उनके लिए छूट दे देना किसी चीज़ में, तो ये भी जो है भेदभाव नहीं माना जाएगा। ठीक है। तो अंतिम प्रावधान को संविधान के 93वें संशोधन अधिनियम 2005 द्वारा ये शामिल किया गया और क्रियान्वयन के लिए, मतलब इसको लागू करने के लिए केंद्र सरकार ने केंद्रीय शिक्षण संस्थान में आरक्षण अधिनियम 2006 पारित किया, जिसके अंतर्गत पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए सभी उच्च शैक्षिक संस्थानों में 27 सीटें आरक्षित की गई है। ठीक है। अब बात यह होगी कि सरकार अति पिछड़े अनुसूचित जातियों के लिए उच्च शिक्षा में सीटें रिजर्व कर सकती है, और ये सीटें सरकार ने रिजर्व की है। हर एक शैक्षणिक संस्थानों के, उच्च शैक्षणिक संस्थानों में 27 सीटें पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए 2006 में अधिनियम पारित करके इसको रिजर्व कर दिया है। और ये पारित करना कोई भेदभाव का प्रतीक नहीं है, ये उनके अधिकार को देने का नाम है। ठीक है। उनके अधिकार को हम देने के विषय में ही जो है ऐसी चीज़ें हम लागू कर रहे हैं। ठीक है, ये बातें हैं।